नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है मध्य प्रदेश से, और यही कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये न्यूज खास अहम हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद जो उन्मूलन है, उस उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो दर्ज की है। खासतौर पे बालाघाट में देखें तो अंतिम जो सक्रिय माओवादी जो कैडर है उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद से देखें तो राज्य सरकार ने प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। ये जो उपलब्धि है एक बड़ा अचीवमेंट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के ठीक पहले ये न्यूज आ चुकी है, और इसी कारण से देखें तो इस समय एमपी चर्चा में भी है। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू है उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। न्यूज यही है कि अब मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर एमपी की हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के खास तौर पे जो 3 जिले हैं जिसमें बालाघाट सबसे महत्वपूर्ण है। बालाघाट के अलावा देखेंगे तो दूसरा जो जिला है वो डिंडौरी है, और डिंडौरी के अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो जिला होता है वो मांडला है। ये जो 3 जिले हैं ये सबसे अधिक एक तरह से नक्सली जो गतिविधियां हैं उनसे क्या थे, ये पूरी तरह से प्रभावित थे। तो ये देखेंगे तो नक्सलिज्म से प्रभावित एमपी के मुख्य रूप से 3 एक तरह से डिस्ट्रिक्ट थे। खास तौर पे देखेंगे विशेष रूप से इसमें जो बालाघाट था ये सबसे अधिक चर्चा में रहता था, क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से जुड़े होने के कारण देखेंगे तो यहाँ पर जो नक्सली गतिविधियां थी वो बड़े ही आसानी से रेगुलेट हो जाती थी। और इस कारण से देखेंगे तो एक जो नेटवर्क था नक्सलिज्म का वो भी यहाँ पर एक तरह से लंबे समय से पनप रहा था। केंद्र सरकार ने देश को पहले ही एक तरह से अनाउंस किया था कि हम 2026 तक, और वो भी डेट दी गई थी कि 31 मार्च 2026 तक क्या कर देंगे, हम नक्सल मुक्त देश को घोषित कर देंगे। और ये घोषणा किसने की थी, तो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कही थी। जबकि मध्य प्रदेश ने ये जो लक्ष्य है ये 2025 के दिसंबर महीने में ही पूरा कर लिया, यानी कि 2026 की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले ही मध्य प्रदेश ने अपने को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर लिया है। और ये जो नक्सल मुक्त करने की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है तो ये एमपी की जो सरकार है उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद का राज्य से अंत करना है, जिसमें लगभग देखें तो 40 वर्ष से पुरानी जो समस्या है या जो कोढ़ की तरह जो नक्सलवाद है वो एमपी को धीरे धीरे क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके अनुसार अगर हम बात करें तो नक्सलियों ने स्पष्ट जो संदेश है वो दिया है कि या तो उनको आत्मसमर्पण करना है, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है जो भी नक्सल से जुड़े हुए, नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नक्सलवादी हैं, उनको सरकार ने सीधे कह दिया है कि तुम क्या करो, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हारा पुनर्वास करेंगे, तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे। अन्य जो सुरक्षा कार्रवाइयाँ हैं उनसे उन्हें सरकार बचाएगी। और इसी वर्ष सुरक्षा बलों ने 10 जो खतरनाक नक्सली हैं उनको एमपी में मार गिराया था। और पिछले 42 दिनों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वाला जो पूरा एक नेटवर्क वाला जो जोन था वहाँ 42 जो माओवादी हैं उन माओवादी कैडरों ने पूरी तरह से क्या कर दिया है कि आत्मसमर्पण किया है। और अंतिम जो 2 सक्रिय जो कैडर थे नक्सलवाद से जुड़े हुए, दीपक उइके और रोहित, उनके समर्पण के साथ अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने आधिकारिक तौर पे राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इसमें सबसे अहम जो बात देखने को मिली है वो सरकार की नीतियां रही हैं, रणनीतियां रही है, क्योंकि सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए 2 स्तरीय जो रणनीति है वो अपनाई थी। पहली रणनीति में क्या था कि सुरक्षा बलों की जो मजबूती है, संयुक्त जो कार्रवाई है उसको विशेष तौर पर रेगुलेट किया जा रहा था। सरेंडर करने वाले जो भी इसमें नक्सलवादी हैं उनके पुनर्वास के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य धारा में उसे शामिल करने पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। और इसी पॉलिसी के रिजल्ट स्वरूप देखें तो न सिर्फ नक्सली हमले क्या हुए, कम हुए, एक तरह से समाप्त हो गए, बल्कि जो नक्सली नेटवर्क था जो एमपी
महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से सीधे रेगुलेट हो रहा था, जुड़ रहा था, वो कमजोर हुआ। और फाइनली क्या हो कि जितने भी मध्य प्रदेश में सक्रिय नक्सलवादी थे उन्होंने अंततः क्या किया, समर्पण कर दिया। तो मध्य प्रदेश में अगर हम नक्सलवाद की बात करें तो इस समय नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में हम इसके इतिहास की बात करें कि आखिर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो नक्सल जो गतिविधियां हैं ये 1980 में आप देखेंगे तो खास तौर पे मध्य प्रदेश में एक तरह से शुरुआती स्तर पे देखने को मिली है। 80 के दशक में ये काफ़ी तेजी से बढ़ी मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात क्या है कि इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे अन्य राज्यों से यहाँ पर रेगुलेट होने लगा। 90 के दशक में आप देखेंगे तो नक्सलियों की जो सक्रियता है वो एमपी में और बढ़ गई। तो 80 के बाद 90 तक ये जो सक्रियता है नक्सलिज्म की वो मध्य प्रदेश में बढ़ती रही। 99 में आप देखेंगे तो नक्सलियों ने कांग्रेस सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी क्या कर लिया, उनकी हत्या कर दी। और प्रदेश में नक्सल का जो प्रभाव है वो उनमें इस तरह की जो घटनाएं थी ये बड़ी घटनाएं थी। दूसरी बात देखें तो जो सबसे अधिक प्रभावित जो एमपी के जिले थे उसमें बालाघाट, डिंडौरी और मंडला है। बालाघाट तो सबसे अधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है। क्यों है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े होने के कारण नक्सली हैं वो आसानी से एमपी से सीधे महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में चले जाते थे और इनका एक प्रॉपर नेटवर्क डेवलप हो गया था जिसे ब्रेक नहीं किया जा पा रहा था। डिंडौरी माओवादी गतिविधियों के लिए देखेंगे तो सबसे संवेदनशील क्षेत्र था और मंडला सीमित प्रभाव था नक्सलिज्म का, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी था। अगर हम कारण की बात करेंगे कि आखिर एमपी में जो नक्सलवाद है तो नक्सलवाद फैलने का आखिर कारण क्या है, ये एक सबसे अहम विषय हो जाता है कि आखिर काज क्या है नक्सलिज्म के फैलने के कारण। तो देखिए एमपी के अगर भौगोलिक संरचना की बात करेंगे तो एक बड़ा जो क्षेत्र है एमपी में वो वन क्षेत्र वाला है। दूसरा एमपी में देखेंगे तो जो वहाँ का भू आकृतिक जो संरचना है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो बड़ा विविधता वाली है। वो दुर्गम क्षेत्र के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं वो भी एमपी में आपको देखने को मिलेंगे जो नक्सलिज्म को कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट देते हैं। कई सारे राज्यों से जो सीमाएं हैं वो एमपी अपनी साझा करता है और इस कारण से एमपी में नक्सलियों का जो प्रवेश है वो प्रवेश आसानी से हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। पहले के समय में देखेंगे जो भी सुरक्षा तंत्र है, जो सिक्योरिटी सिस्टम था, वो सिक्योरिटी सिस्टम एमपी में क्या था, वो काफ़ी कमज़ोर था। और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सक्रिय जो नक्सल जोन है उससे एमपी की निकटता होने के कारण भी क्या हो रहा था कि लगातार एमपी में जो नक्सलिज्म है वो बढ़ रहा था। और इसके लिए बाकायदा अगर एमपी की बात करें तो यहाँ की जो सरकार है उसने विशेष रणनीति अपनाई। सामाजिक जो सुरक्षा आधारित जो उपाय हैं, विशेष तौर पे जो भी ऑपरेशन प्रहार है या संयुक्त राज्य जो अंतर्राज्यीय अभियान है उनको संचालित किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से संयुक्त जो टास्क फोर्स है उसका एक तरह से सहायता लिया। आधुनिक जो हथियार हैं, ड्रोन है, खुफिया तंत्र है, उसे कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करने के कारण बड़ा एक सफलता जो है वो हासिल हुई है। 2024-25 में जो बड़े नक्सली थे उनका खात्मा किया गया। और सबसे खास बात है कि इनके विकास के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जैसे आत्मसमर्पण जो नीति है कि जो भी नक्सलवादी सरेंडर करता है तो उसका पुनर्वास, उसके परिवार के लिए शिक्षा, आवास, राशन और रोजगार के तौर पे देखें सरकार सहायता मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सरेंडर करें और कार्रवाई एक तरह से झेले, इस तरह की जो स्पष्ट दोहरी नीति है वो यहाँ पर लागू की गई। समर्पित नक्सलियों का जो मुख्य धारा में समावेशन है उसको प्राथमिकता दी गई कि ठीक है, इससे क्या किया जाएगा कि इन्हें एक तरह से मोटिवेट किया जाएगा ताकि नक्सलिज्म को छोड़कर सामान्य जो सामाजिक धारा है उससे ये जुड़ सके। और नक्सल जो समाप्ति है ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इसका एक खास महत्व है। प्रदेश के विकास कार्यों में एक जो गति है वो प्राप्त होगी क्योंकि कई सारे कार्यों में जो अवरोध है वो ये नक्सली उत्पन्न करते थे। घने जंगलों में देखें तो जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो वन क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए देखें तो नक्सलियों का जो अंत है वो सबसे अहम हो जाता है। निवेश और उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल माहौल उत्पन्न होगा क्योंकि जो कह सकते हैं या तो कोई इस तरह की जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जो उसके एम्प्लॉई हैं या जो भी सुरक्षा मानक हैं, उसके लिए एक सुरक्षित माहौल होना सबसे ज़रूरी है। और आदिवासी क्षेत्रों में देखें तो जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, इसकी जो हालत है
ये क्या होगी, पहले से और बेहतर होगी। और इस कारण से देखेंगे तो इस तरह की सेवाओं के विस्तार में एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अगर हम भारत में नक्सलवाद के इतिहास की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, तो नक्सल जो आंदोलन है ये 60-70 के दशक में, खासतौर पे देखेंगे 1967 में, 1967 में सबसे तेजी से इसकी शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल से हुई। कहाँ से हुई? इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वेस्ट बंगाल से इसकी जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिली है। नक्सलवाड़ी जो गांव है वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और ये जो आंदोलन है प्रारंभिक तौर पे देखें तो जो भी जमींदार थे उन जमींदारों के शोषण को कहीं ना कहीं एक तरह से उसके खिलाफ जो एक आदिवासी कह सकते हैं कि क्या था, एक आंदोलन के तौर पे ये उभरा। और जो भी कह सकते हैं कि आदिवासी किसान हैं उनके विद्रोह के रूप में ये स्टार्ट हुआ। नेतृत्व चारू मजूमदार, कानून सन्याल, उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। आंदोलन शीघ्र ही क्या हुआ, पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए जो क्षेत्र है जैसे बिहार है, झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, या इसके अलावा देखेंगे इधर आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक क्या हो गया, ये फैल गया। जो भी नक्सलवादी हैं इनकी जो विचारधारा है वो अति वामपंथी है। जो भी नक्सल एक विचारधारा है वो एक तरह से देखेंगे तो वो वामपंथी है, लेफ्टी कह सकते हैं कि विचारधारा से ये प्रेरित हैं। और दूसरी बात, जो माओवाद है उससे ये कहीं ना कहीं प्रेरित है। क्रांतिकारी जो कम्युनिस्ट हैं उनकी जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें देखने को मिली। जैसे 1969 में अगर आप देखेंगे तो जो सीपीआई पार्टी थी, जो एमएल थी, उसका गठन माओवादी विचारधारा और औपचारिक जो राजनीतिक आधार है उसके तौर पे हुआ था। फिर 2004 में देखेंगे एमसीसीआई आई, पीपुल वार ग्रुप में उसका विलय हुआ, फिर सीपीआई आई, उसका गठन हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तरह की जो भी नक्सली गतिविधियां हैं उनको भी क्या मिला, एक तरह से प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नक्सलियों का जो एक नेटवर्क था, यानी कि इनका जो क्षेत्र था उसे रेड कॉरिडोर के तौर पे जाना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा क्या है कि एक रेड कॉरिडोर है, जो कह सकते हैं कि ये नक्सली रेड कॉरिडोर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक जो नक्सली हैं उनसे ये प्रभावित पूरा एक गलियारा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1-2 चीज़ें और हैं। जैसे नक्सलवाद क्यों जन्मा, क्यों पनपा, तो सबसे पहली बात जैसे हमने बताया कि ये जो भी जमींदार थे उनके खिलाफ जो भी शोषणकारी उनकी नीतियां थी उसके खिलाफ ये सामान्य तौर पे जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो आर्थिक जो एक असमानता है वो इसके पीछे कारण है। भूमि स्वामित्व से जुड़ी हुई जो भी जटिलताएं थी वो एक कारण था। जो सोशल जस्टिस था वो नहीं मिल पा रहा था सबको समान रूप से। शासन की जो विफलता थी वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। डेवलपमेंट नहीं था, राजनीतिक जो अलगाववाद है, पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं इसे प्रमोट कर रही थी। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो कारण हैं जो अपने देश में नक्सलवाद उत्पन्न होने के पीछे कारण थे। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने बड़े स्तर से लंबे समय से इसके लिए प्रयास किया है। अगर प्रयासों की बात करेंगे तो सुरक्षा आधारित जो अभियान है जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009-10 में चलाया गया, नक्सलियों के ढांचे और नेटवर्क को तोड़ने हेतु व्यापक जो अर्धसैनिक अभियान है वो चलाए गए, केंद्रीय बलों की जो तैनाती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और कोबरा जैसे जो इकाइयां हैं उनको तैनात किया गया, एयर जो सपोर्ट है, ड्रोन जो आधारित जो सुपरविजन है उसको लगाया गया और बहुत ऑपरेशन चलाया गया अलग अलग, जैसे स्मार्ट लीडरशिप या एग्रेसिव स्ट्रेटजी यानी कि जो समाधान ऑपरेशन है 2017 में ये चलाया गया, जिसके बहुत सारे उद्देश्य थे। सलवा जुडूम या इस तरह के बहुत सारे कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर पे इनसे जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि प्रयास हैं, जो तरीके थे या वहाँ जो प्रोग्राम है वो चलाए गए। विकास आधारित जो कार्यक्रम चलाए गए उसमें एकीकृत जो कार्य योजना है उसमें नक्सल प्रभावित जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित करना, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली या इस तरह के जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको विकसित करना। और दूसरी बात रखी गई कि जिला खनिज जो फाउंडेशन है, खनन राज्यों को जो भी खनिज राजस्व है उसका जो उपयोग है वो एक खास तौर पे इस तरह के पिछड़े, दुर्गम, पर्वतीय, पठारी या आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ आदिवासी विकास, उनके स्वास्थ्य, उनकी आजीविका, उनके बुनियादी ढांचे पर करना होगा, ये अनिवार्य किया गया। तो इस तरह के जो प्रयास हैं ये प्रयास करने के कारण ही जो 2026 की डेडलाइन
देश के गृह मंत्री ने रखी थी कि देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा, उससे पहले ही एमपी राज्य जो है वो अपने को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। तो एक बड़ी सफलता है। बाकी पूरे देश से नक्सलिज्म है वो क्या 2026 तक, मार्च तक समाप्त हो पाता है, ये अब देखी जाने वाली बात है। तो ये पूरा न्यूज़ थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें मैसेज के द्वारा दे सकते हैं, कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।